महिला आरक्षण बिल पर अभी संसद में चर्चा चल रही है। चला था एक और तो हमारा समाज है, हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, तो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे ये बात, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जो वर्तमान लोकसभा है इसमें तो पिछली लोकसभा से कम महिलाएं हैं। नंबर बढ़ाने की बात चल रही है सीट। तो ये जो 100 से ऊपर अतिरिक्त महिलाएं अब पहुंचेंगी संसद में, लोकसभा में विशेषकर, तो ये कहाँ से आएंगी? जमीन से उसको उठने नहीं दे रहे और आसमान पर उसको आरक्षण दे रहे हो, ये कौन सी बात है भाई? तुमको सरपंच फिनोमिना पता है ना? वो ताकतवर बाहुबली पुरुषों की पत्नियां, बेटियां, बहुएं होंगी जो यहाँ पर आ जाएंगी, या फिर लेकिन 2, 4, 8, 10 सशक्त और जागृत महिलाओं के संसद में पहुंचने से बात नहीं बनती है। हमें और ज़्यादा महिलाएं चाहिए जो नई हों, विद्रोही हों, खुद ताकतवर हों, पुरुषों की बैसाखियों पर चल करके संसद में ना पहुंची हों। वास्तविक बात यह है कि यहाँ ज़मीन से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे परिवारों से ऐसी लड़कियां हम पैदा तो होने दें, उभरने तो दें, निकलने तो दें। हम अपने आप को बता देंगे कि हम तो महान हैं क्योंकि हमारी संसद में 33% महिलाएं हैं। वहाँ संसद में महिलाएं बैठी होंगी और ज़मीन पर हिंसक, क्रूर, रक्तरंजित भ्रूण हत्या का कुकृत्य चलता रहेगा, लाखों करोड़ों की तादाद में होता रहेगा, दहेज हत्याएं होती रहेंगी। यद्यपि मैं बहुत खुश होऊंगा 33% क्या, वहाँ पर 40, 50, 60% हो जाए महिलाएं। नमस्ते आचार्य जी। महिला आरक्षण बिल पर अभी संसद में चर्चा चल रही है, तो मैं सोच रहा था एक और तो हमारा समाज है, हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति के कुछ प्रचलित गुरु लोग हैं। अगर हम इन गुरु लोगों को इस संस्कृति का प्रतिनिधि माने तो पिछले 1 साल में, खासकर उत्तर भारत में, लगातार हम इनकी ओर से महिलाओं के प्रति पिछड़ी और आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनते आए हैं। तो यही व्यवस्था है जो एक तरफ इस तरह की टिप्पणियां करती है, और यही व्यवस्था, यही समाज, यही संस्कृति महिला आरक्षण की भी बात कर रही है और उसका समर्थन भी करती हुई दिख रही है। तो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे ये बात, मैं समझना चाहूंगा आपसे, आप इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, तुम्हें विरोधाभास दिख रहा है, तुम इसलिए उलझ रहे हो। विरोधाभास है नहीं ना। देखो, 12-15% लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहता है, और ये वो हैं जो चुनकर आ पाती हैं, और टिकट भी जो सब बड़ी पार्टियां हैं ना, वो इसी अनुपात में देती हैं, 12, 13, 15% इसी रेंज में। और बल्कि जो वर्तमान लोकसभा है इसमें तो पिछली लोकसभा से कम महिलाएं हैं। अब क्या होने वाला है? अब अचानक से ये जो 60-70 महिलाएं रहती आई हैं लोकसभा में आमतौर पर, इनकी संख्या हो जानी है लगभग 180। नंबर बढ़ाने की बात चल रही है सीटों की। हाँ, मैं भी मान रहा हूँ कि 545 ही है, 545 भी है तो 180 हो जानी है। तो रहती कितनी है आमतौर पर? 60-70, अब वो हो जानी है 180। तो बाकी ये जो 100 से ऊपर महिलाएं हैं, ये कहाँ से आएंगी लोकसभा में? कहाँ से आएंगी? अचानक से तो नहीं पैदा होंगी। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। जो पुरुष एमपी होते हैं उनमें बस 25% ऐसे होते हैं जिनको आप किसी डायनास्टिक लीनिएज से आया बोल सकते हैं, जिनको आप वंशवाद या परिवारवाद का परिणाम बोल सकते हो। ठीक है कि ये पुरुष एमपी है और ये अभी लोकसभा में इसलिए मौजूद है क्योंकि इसके पिता या इसके ताऊ या कोई और पहले से ही नेता हैं या पार्टी में हैं या एमपी हैं वगैरह वगैरह कुछ। तो पुरुषों में वो अनुपात रहता है 25% का, महिलाओं में वो अनुपात रहता है लगभग 50% का। जो महिला एमपी हैं जो चुनकर आती हैं वो लगभग 50%, माने लगभग आधी ऐसी होती हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से ही उठकर आ रही होती हैं, वो किसी राजनीतिक परिवार की पत्नी, बेटी, बहू वगैरह हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें हिंट दे दिया।
अब बताओ कि अगर ये 33% आरक्षण हो गया तो ये जो 100 से ऊपर अतिरिक्त महिलाएं अब पहुंचेंगी संसद में, लोकसभा में विशेषकर, तो ये कहाँ से आएंगी? यही अनुपात और बढ़ेगा, इन्हीं फैमिलीज से इन्हीं फैमिलीज से आएंगी। तो ये जो इन फैमिलीज से आ रही हैं, ये कोई महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो है नहीं, ये तो बल्कि जो पुराना पारंपरिक ढांचा रहा है पितृसत्तात्मक, ये तो उसी का उदाहरण भी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम भी करने वाली हैं। तो यही लोग हैं जो और पहुंचेंगे। तुमको विरोधाभास ये दिख रहा था कि एक और तो जो ये व्यवस्था है और संस्कृति है और सत्ता है, ये तमाम तरीकों से महिलाओं को दबाने का काम करती है, ठीक है, यही कहा ना तुमने। और तुमने उसके पक्ष में उदाहरण दिया ये सब जो गुरु लोग हैं कि देखो यही संस्कृति, यही व्यवस्था इन गुरुओं का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इतना समर्थन करती रहती है और गुरु लोग अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं महिलाओं के ऊपर और पिछड़ी बातें करते रहते हैं महिलाओं को लेकर के। तो एक और तो व्यवस्था इन गुरुओं को प्रोत्साहित करती है और गुरुओं को नमन करती है और गुरु महिलाओं को लेकर के पिछड़ी बातें करते हैं। और दूसरी ओर तुमने ये देखा कि यही व्यवस्था है जो अब ये आरक्षण का विधेयक लेकर के आ रही है और समाज उसका समर्थन कर रहा है और इतनी आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रहे हैं हाँ ये अच्छा काम हो रहा है। तो तुम्हें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आया और वहाँ से तुम्हारा ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये व्यवस्था अगर वास्तव में महिलाओं की पक्षधर होती तो महिलाओं को लेकर के ये इतनी पिछड़ी बातें क्यों करती। और लेकिन अब देखो ये तो रिजर्वेशन भी लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अच्छे से समझ लो। ये महिलाओं को बिल्कुल एक चेहरे की तरह मौजूद रखा जा सकता है संसद में बिना किसी भी तरह के महिला सशक्तिकरण के। भाई तुमको वो सरपंच फिनोमिना पता है ना? जी जी सुना है मैंने। कि जो सीटें पंचायतों में आरक्षित हो जाती हैं महिलाओं के लिए, तो वहां पर जो पुराने रसूखदार लोग होते हैं वो अपनी बेटी, पत्नी, बहू किसी को खड़ा कर देते हैं, वो सरपंच बन जाती है कागजी तौर पर। वास्तविक सरपंच तो पुरुष ही रहता है। इसी तरीके से तुम को अभी मैंने वो आंकड़ा दिया कि 50% तो जो महिलाएं संसद पहुंच रही हैं वो पहुंच ही इसीलिए रही हैं क्योंकि उनको पुरुषों ने भेजा हुआ है, उनके पिता के कारण पहुंच रही हैं, उनके पति के कारण पहुंच रही हैं। और ये 50% का आंकड़ा पुरुषों में 25% ही है। वंशवाद वहां भी चलता है पर इतना तगड़ा नहीं चलता वहां पर। और यही सब जो पितृसत्तात्मक वंशवाद है ये और बढ़ जाएगा इस रिजर्वेशन के बाद। तो इसमें जो पुरानी परंपरा और व्यवस्था है उसको किसी तरह की हानि नहीं होने वाली, बल्कि वो तो और प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि अब उसको ये कहने को भी मिल जाएगा कि देखो हम तो कितने उदारवादी हैं और हम महिलाओं के पक्षधर हैं, हमने उनको 33% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, विदेशों में भी अब जाकर के डुगडुगी बजाई जा सकती है कि देखो भारत में तो संसद में महिलाओं की 33% उपस्थिति है। लेकिन वो महिलाएं होंगी वही सब जो कहीं से भी किसी तरह का कोई डिसरप्शन नहीं लाने वाली पुरानी व्यवस्था में। वो ताकतवर बाहुबली पुरुषों की पत्नियां, बेटियां, बहुएं होंगी जो यहाँ पर आ जाएंगी, या फिर कई बार सजावटी शो पीस जैसे अभिनेत्रियां वगैरह उनको ला करके संसद में रख दिया जाएगा। मैं सब प्रकार की कलाओं का सम्मान करता हूँ, अभिनेत्रियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अभिनेत्री और अभिनेत्री में भी अंतर होता है। एक अभिनेत्री होती है जो संसद में इसलिए पहुंचती है क्योंकि उसके भीतर कोई वास्तविक इच्छा होती है समाज कल्याण की, देश को आगे बढ़ाने की, और एक अभिनेत्री होती है जिसको संसद सिर्फ इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि वो कदकाठी से आकर्षक है और एक तरह का ग्लैमर पॉइंट है। ये सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग सकती है बात, पर जो तथ्य है उसको बोलना पड़ेगा। तो यही सब है, महिलाओं के नाम पर इस प्रकार के ही एक झुंड को संसद पहुंचाया जा सकता है और मुझे बड़ी आशंका है इसकी। और कहने को ये भी हो जाएगा कि देखो अब भारत की संसद में इतनी महिलाएं आ गई हैं, हम तो वास्तव में बड़े उदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सब महिलाएं वो गड़बड़ वाली ही होंगी।
सब नहीं तो उसमें से 70-80%। मैं सब क्यों बोलूं, अपवाद हमेशा होते हैं। भारतीय संसद में कुछ बहुत अच्छी महिलाएं भी पहुंचती रही हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन 2, 4, 8, 10 सशक्त और जागृत महिलाओं के संसद में पहुंचने से बात नहीं बनती है। हमें और ज्यादा महिलाएं चाहिए जो नई हों, विद्रोही हों, खुद ताकतवर हों, पुरुषों की बैसाखियों पर चल करके संसद में ना पहुंची हों। हमें ऐसी महिलाएं चाहिए। और वैसी महिलाएं तब तक नहीं पहुंचेंगी जब तक समाज वैसी महिलाओं को जन्मने ही नहीं देगा और पनपने ही नहीं देगा। भाई इसी मिट्टी से वो महिला उठनी है ना जो कुछ भी करेगी आगे जाकर के। अब ऊपर वहां आसमान में आपने संसद बैठाई है, वो तो एक वर्टिकल डेस्टिनेशन है। आप कह रहे हो मैं वहां पर बैठा देना चाहता हूं 33% महिलाओं को, लेकिन वहां कैसे बैठा दोगे जब वो जमीन से उठ ही नहीं रही हैं। एक पेड़ है, ठीक है, आप कह रहे हो वहां 33% जो फल हैं वो स्त्री फल लगने चाहिए, ठीक है जी। और उस पेड़ की आप जो जड़ें हैं वो काटे दे रहे हो। जमीन से जब सशक्त महिला उठेगी ही नहीं तो संसद में भी जो महिला पहुंचेगी, भले ही वो 33% आरक्षण हो, तो संसद में भी जो महिला पहुंचेगी वो अशक्त ही होगी, दुर्बल ही होगी, पुरुषों पर आश्रित ही महिला होगी जो वहां पर पहुंच जाएगी। उसको भी एक तरह की कृपा दिखा करके वहां पहुंचा दिया जाएगा। और ये जो कृपा है ये तो पुरानी पितृसत्ता की पहचान है ही, कि महिला को हम बहुत कुछ दे सकते हैं पर हम देंगे, हमारी कृपा से उसको मिलेगा। तो भाई वो कोई पुरानी पार्टी कैडर थी तो सीट भरने के लिए उसको टिकट दे दिया। आप देखो ना, आप बड़े बड़े नाम जो आज भी संसद में हैं, महिला नाम, उनमें आप जरा सा याद करोगे और दिख जाएगा तो ये तो सब वही हैं, पत्नियां बेटियां ही हैं जो वहां पर हैं। तो वो तो पुरुषों का ही वर्चस्व है जो अभी आगे बढ़ा जा रहा है स्त्रियों के माध्यम से, है ना। वास्तविक बदलाव वहां आ ही नहीं सकता, वास्तविक बदलाव ऊपर नहीं आ सकता आरक्षण देने से। यद्यपि मैं बहुत खुश होऊंगा 33% क्या वहां पर 40, 50, 60% हो जाए महिलाएं। 60% से याद आया, रवांडा, वहां 60% से ज्यादा हैं महिलाएं संसद में, लेकिन फिर भी वो देश महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ देश है। तो वहां ऊपर महिलाओं को बैठा देने से कुछ नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि यहाँ जमीन से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे परिवारों से ऐसी लड़कियां हम पैदा तो होने दें, उभरने तो दें, निकलने तो दें, जो इस लायक हों कि अपने बूते पर दुनिया में, जिंदगी में, समाज में, संसद में कुछ करके दिखाएं। और वैसी बेटियां हम जमीन से उठने नहीं दे रहे हैं। अब वहां पर फिर वो परंपरा, संस्कृति और गुरु लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच सीधे घर के अंदर तक होती है। तो घरों से तो आप पैदा कर रहे हो बिल्कुल शांत, आज्ञाकारिणी, सुशील कन्याएं। ये क्या चुनाव लड़ पाएंगी? ये क्या अपने बूते पर समाज की कुरीतियों से और दमनकारी पुरुषों से और दमनकारी स्त्रियों से भी क्या ये लोहा ले पाएंगी अपने दम पर? जब आप उनको कह रहे हो कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं, तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारा परिवार लेगा, तुम कहाँ पढ़ोगी, कहाँ जाओगी, क्या पहनोगी, किससे विवाह करोगी, ये तुम्हारे सारे निर्णय कोई और लेगा। इस तरह की लड़कियां तो आप समाज से चाह रहे हो कि पैदा हो, और इसी को फिर आप कहते हो कि हमारी संस्कृति की महानता है कि लड़की तो दबी हुई ही रहे, कभी वो पिता पर आश्रित रहे, कभी पति पर आश्रित रहे, कभी पुत्र पर आश्रित रहे। इसको आप कहते हो हमारी संस्कृति की महानता है। ऐसी लड़कियां तो आप जमीन से पैदा कर रहे हो। और आपने अभी व्यवस्था कर दी कि संसद में 33% महिलाएं होंगी। तो ये तो विचारणीय है फिर कि जब जमीन से ऐसी महिलाएं उठेंगी ही नहीं तो संसद में वो 33% पहुंच कौन रही हैं? वो कोई नहीं पहुंच रही हैं, वो पुरुषों द्वारा ही नॉमिनेटेड, पुरुषों द्वारा ही तैनात महिलाएं हैं जो वहां पहुंच जाएंगी, जिनको पुरुषों ने ही नियुक्त कर दिया है कि तुम वहां पर जाकर के अब बैठ जाओ। तो दिखाई ऐसा देगा कि महिला बैठी हुई है, पर वो महिला कुछ नहीं होगी, वो कठपुतली होगी, और उस कठपुतली की डोर पुरुषों के हाथ में होगी या पुरानी परंपरा के ही हाथ में होगी। हाँ, जब वो वहां बैठ जाएगी तो नजारा अच्छा लगेगा,
ऑप्टिक्स अच्छी हो जाएंगी, देखने में ऐसा लगेगा कि देखो इतनी सारी महिलाएं वहां संसद में पहुंच गई, पर वो महिलाएं अपने आप में जागृत महिलाएं नहीं होंगी। वो अपने आप में ऐसी नहीं होंगी कि जिनको आप कह सको कि वो किसी भी पुराने ढांचे को गिरा करके एक नई ताज़ी खुशबू लाने में यकीन रखती हैं। जी, देखा भी है जो महिलाओं के वास्तविक मुद्दे होते हैं उस पर जो अभी भी महिला एमपीज हैं उनका जो रवैया रहता है वो ऐसा कुछ नहीं रहता, समर्थन ही नहीं करती है, पहले तो उठती ही नहीं है इस तरह के मुद्दे। देखो, एक स्वतंत्र महिला को भारतीय व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करेगी, न समाज स्वीकार करता है, न परिवार स्वीकार करता है, और ये जो राजनीतिक दल है ये तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। एक आत्मनिर्भर, जागरूक, स्वतंत्र महिला के लिए संसद पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, और दूसरी ओर ऐसी महिला हो जो खुद ही पुरुषों से दबके रहती हो, पुरुष सत्ता के सामने झुककर रहती हो, उसको पुरस्कार के तौर पर सांसद बना देगी पुरुष सत्ता। वो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है कि तुम हमारे सामने झुककर रहती हो तो पुरस्कार के तौर पे आओ अब तुमको एमपी बना देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी जो विमेन एमपीज हैं वो ऐसी होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका एक बड़ा अनुपात ऐसा होता आया है, और वो अनुपात इस आरक्षण के बाद और बढ़ जाएगा, यही देश को लेकर के मेरी आशंका है। तो वास्तविक चर्चा अभी संसद में यदि कुछ चर्चा करनी है तो देखो, क्या कर संसद सकता है? में तो सशक्त महिला अपने आप पहुंच जाएगी ना, अगर पहले समाज में सशक्त महिला हो। हाँ? अगर समाज में और सड़क पर जो महिला है वो अगर सशक्त हो तो संसद की तो महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएंगी, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम कर क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं मैं उसे घर में, परिवार में, समाज में और सड़क पर सशक्त होने नहीं दूंगा, लेकिन एक डेकोरेटिव आइटम की तरह संसद में 33% कर दूंगा। ये बात तो कुछ जमी नहीं, ये बात तो बेईमानी की हो गई। और इतना ही नहीं है, जब आप ये 33% कर दोगे तो इतने लोग तालियां बजाने लग जाएंगे, खुद महिलाएं ताली बजाना शुरू कर देंगी। महिलाओं को लेकर देखो हमारे लिए कितना अच्छा काम किया जा रहा है, हमें वहां 33% आरक्षण दे दिया गया, पर उस 33% में वहां पहुंचेंगी कौन? तुम ये तो देखो, कोई बुलंद आवाज हो, क्या वो खुद वहां पहुंच पाएगी? उसको घर में ही बुलंदी से बोलने नहीं दिया जाता। और एक अब नया टूल भी आ गया है, महिला की आवाज को बिल्कुल जमीन पर ही रोक देने के लिए, दम घोट दो। वो कुछ बोले पुरानी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ तो उसको बोल दो ये तो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, ये तो वेस्टर्नाइज्ड है, या एक और कि एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है। घर में ही वो चुनाव नहीं कर सकती, उसका सबऑर्डिनेशन हो रहा है, उसके पास रिप्रोडक्टिव चॉइस नहीं है, घर के ही जो कामकाज है उसमें उसकी आवाज नहीं है। पर अगर वो किसी तरीके से अपनी आवाज उठाना शुरू करे, मान लो जाके सोशल मीडिया पे कुछ लिख दे, तो तमाम उसके नीचे कमेंट आ जाएंगे कि ये तो पश्चिमी संस्कृति का कुप्रभाव पड़ रहा है, देखो हमारी बेटियों पर, वो कैसे आकर के यहाँ पर बोल रही हैं। और फिर कुछ और आ जाएंगे, वो कह देंगे कि ये तो हिंदू विरोधी बात चल रही है यहाँ पर। और वो जो पूरा माहौल किया जाता है तैयार, वो इसी व्यवस्था द्वारा तैयार किया जाता है। वही एक ही व्यवस्था, एक ही केंद्र है, एक ही ताकत है, एक ही सत्ता है जो घर के भीतर महिलाओं का दमन करना चाहती है, पर एक डेकोरेटिव आइटम की तरह उनको संसद में 33% की संख्या में रखना चाहती है। ये बात कुछ जमी नहीं। वास्तविक सशक्तिकरण इसमें है कि वो पढ़ पाए, बिना डर के जी पाए, जागरूक रहें, अपने निर्णय स्वयं ले पाए, कोई उनका भाग्य विधाता न बने, कोई निर्धारण करने के लिए न बैठा हो कि हम बताएंगे कि तुम्हें कैसे जीना है। खेलों में, विज्ञान में, शिक्षा में लगातार नजर रखी जाए कि आगे बढ़ पा रही हैं कि नहीं बढ़ पा रही हैं, अपने बूते खेल पा रही हैं कि नहीं, उनकी जीत की राह में क्या बाधाएं आ रही हैं। शिक्षा है सबसे बड़ी चीज। शिक्षित हो गई
एक बार महिला, तो उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती कि कोई और आकर के सहारा भी दे। फिर कोई और होता कौन है उसके जीवन में हस्तक्षेप करने वाला? उसके पास शिक्षा है, वो अपनी जिंदगी खुद देख लेगी। शिक्षा तो छोड़ो, हम तो उसे जन्म लेने का भी अधिकार नहीं देते हैं। तो जन्म भी कहाँ पाती है? हम जानते हैं भ्रूण हत्या की दर, अभी अब सेंसस होगा, आंकड़े आएंगे कि भारत में से कितनी करोड़ महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा गायब है। 3 करोड़ भी हो सकती हैं, 5 करोड़ भी हो सकती हैं। भारत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में जो अंतर है वो देख लेना, अभी जब जनगणना के आंकड़े आएंगे। नहीं तो 2011 के तो उपलब्ध है, उनको ही देख लो। जमीन से उठेगी तब ना आसमान तक पहुंचेगी। जमीन से उसको उठने नहीं दे रहे और आसमान पर उसको आरक्षण दे रहे हो, ये कौन सी बात है? संसद में भी जाकर के बैठना काम ही है, फुल टाइम काम है। FLPR जानते ही हो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वो भारत में लगातार गिर रहा है। वर्क प्लेस पे महिलाओं का अनुपात आज उतना भी नहीं जितना आज से 25 साल पहले हुआ करता था, उतना भी नहीं है। तो तुमको ये विडंबना नहीं दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रडिक्शन, ये त्रासदी नहीं दिखाई दे रही है कि ये वही समाज है जो महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम भी नहीं करने दे रहा। हम 25 साल पहले भी महिलाओं के प्रति जितने उदार हुआ करते थे, हम आज उससे भी कम उदार हो गए हैं। और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ये दूसरी वर्क प्लेस, जिसका नाम पार्लियामेंट है, वहां उनको आरक्षण दे रहे हैं। माँ बाप, आज का जो माँ बाप है वो 25 साल पहले के माँ बाप यानी पिछली पीढ़ी की तुलना में कम उत्सुक हैं कि उनकी लड़की कहीं काम करे। वो कह रहे हैं कहीं बहू बन जाए किसी बड़े घर की, किसी अच्छे घर की। तो एक और तो तुम चाह नहीं रहे कि तुम्हारी लड़की कहीं जाके काम करे, और दूसरी ओर तुम कह रहे हो कि मैं पार्लियामेंट में उसको रिजर्वेशन दे रहा हूं, वहां पे काम करे। निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो पाखंड चल ही रहा है ना। इसमें कुछ नहीं होने वाला है, नेपोटिज्म को ही और बढ़ावा मिलने वाला है। वो जो 67% पुरुष बैठे होंगे ना, उन्हीं से संबंधित वो 33% महिलाएं बैठी होंगी, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और नजारा, दृश्य बस ऐसा हो जाएगा कि वाह, ऐसा लगेगा कि देखो हम कितने ज्यादा विकसित हो गए हैं और हम कितने उदारवादी हो गए हैं, कितने प्रगतिशील हो गए हैं। भीतर हमारे महिलाओं के लिए कितनी समता और सम्मान है। देखो इतनी महिलाएं दिखाई दे रही हैं। वो देखो, तुम महिला होकर भी महिला विरोधी हो सकते हो, ये बात समझना। इतना ही नहीं है कि महिला होकर महिला विरोधी हो सकते हो, तुम फेमिनिस्ट होकर भी मिसोजिनिस्ट हो सकते हो, ये अच्छे समझ लो। वास्तविक महिला सशक्तिकरण बिल्कुल अलग बात है, वो दूसरी बात है बिल्कुल। उसके लिए बहुत भीतर तक पहुंचना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इस महिला को भीतरी तौर पर रोगी और दुर्बल बना किसने दिया। वो काम न तो संसद में आरक्षण से होता है और न फेमिनिज्म जैसी किसी विचारधारा से होता है। विचारधाराएं बहुत बाहरी चीज होती हैं, वो मनुष्य के उस भीतरी केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाती जहां उसका सबसे गहरा जख्म है। हर महिला जख्मी है और उसको पता भी नहीं है कि वो कितना बड़ा जख्म अपने भीतर लेकर के जी रही है। आप बाहर बाहर से चीजें करना चाहते हो, महिला के जख्म बाहरी उतने नहीं रहे हैं, अभी भी बहुत बाहरी जख्म है और उन बाहरी जख्मों का इलाज भी होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, जो महिला का जख्म है वो भीतरी है। वो सब बातें जो जो समाज उसके बारे में कहता था, वो नजर जिससे पुरुष उसको देखता था, वो बातें और वो नजर महिला के भीतर अब घुस करके बैठ गई हैं और वहां से उसको खाई जा रही हैं। इलाज वहां होना चाहिए। मुझे आरक्षण से कोई समस्या नहीं, आरक्षण बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण और बाकी बहुत सारी बातें अगर आंखों में धूल झोंकने जैसी हो जाएं, अपनी आंखों में धूल झोंकने जैसी, तो फिर बेईमानी हो जाती है और घातक बेईमानी हो जाती है। देश के साथ, महिला ही नहीं पुरुष के साथ भी, सबके साथ गड़बड़ हो जाती है। तो सत्ता और राजनीतिक पार्टियां फिर महिला आरक्षण की बात बार बार लेके क्यों आती है? उनको क्या मिल रहा है इनसे? वोट। कोई भी राजनीतिक पार्टी और क्या चाहती है? वोट। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यहां से लेके वहां तक और हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, वो कुछ भी कर रही हो, कुछ भी,
तो कभी ये सवाल मत पूछना कि क्या ये कदम इसकी विचारधारा से मेल खाता है। ये सवाल ही गलत है पूछना। सवाल असली बस एक होता है कि क्या ये काम करके इसका वोट बैंक, वोटर बेस बढ़ता है तो वो काम करेगी। दुनिया की कोई पार्टी हो यही काम करेगी। भाई बड़ा अच्छा लगता है ना कि देखो हमने महिलाओं के लिए ये किया, महिलाएं आकर के वोट देंगी। और याद रखना, महिलाओं का जो टर्नआउट है इलेक्शंस में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो कई कई कारण है। उसके अलावा ये एक पुरानी मांग भी थी। दिखने में बड़ा अजीब लगता है कि संसद में सिर्फ 12-15% महिलाएं हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारी संसदें ऐसी हो गई हैं जिसमें 30, 40, 50 से भी ज्यादा प्रतिशत महिलाएं बैठी हुई। दिखने में भी लगता था। तो बहुत बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों से अब आप महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, और उसको तो अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेंस है। सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं, और समाज में भी उस चीज को लेकर के एक व्यापक समर्थन ही है। ये जो समाज में और सब राजनीतिक दलों में उसका समर्थन है, मैं उसको लेकर के थोड़ा सा आशंकित हूं। ये जो सीटें बढ़ने वाली हैं महिलाओं के लिए, इन पर कुछ नहीं है नेताजी की बेटी आकर बैठने वाली है, या कि कोई कोई क्रिकेटर होगा, कोई सेलिब्रिटी होगी, कोई सेलिब्रिटी होगी, कोई अदाकारा होगी, सिने तारिका होगी, इनको ला करके बैठा दिया जाएगा। ये वो महिलाएं नहीं है जिनके पास अपना केंद्र और अपनी सोच है, जो महिला से पहले एक स्वतंत्र और चैतन्य मनुष्य है। उन स्वतंत्र और चैतन्य मनुष्यों को, जो कि नारी देह में है, उनको कोई राजनीतिक दल बर्दाश्त नहीं करने वाला, और वही भारत की त्रासदी है। इस पर कोई कुछ भी कहता है अलग तरीके से तो तुरंत एंटी वुमेन। हाँ बिल्कुल, मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल ऐसे सुना जा सकता है कि ये तो आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं। मैं आरक्षण के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल उठा रहा हूं कि जब आप जमीन से बुलंद महिलाओं को पैदा ही नहीं होने दे रहे और उठने ही नहीं दे रहे, तो आरक्षण देकर जिनको वहां पहुंचाओगे वो होंगी कौन? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। और दोनों काम करने वाली हमारी ही व्यवस्था है, हमारी ही संस्कृति है, हमारा ही समाज है। वो जमीन पर महिलाओं को ताकतवर होने नहीं देता, और वहां पर कह रहा है कि तुमको आरक्षण देके पहुंचा दूंगा। तो ये तो पाखंड हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गई। आप कह रहे हो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती शाम को, ठीक है। आप कह रहे हो कि वो क्यों बाहर जाकर के काम करा करती है, वो बाहर जाके काम करे, इससे अच्छा है कि वो घर की देवी बनकर रहे। आप बार बार उसका वंदन करने के लिए उत्सुक हो रहे हो, उसको मनुष्य की तरह नहीं देख रहे। देवी बनाने में आपको कोई समस्या नहीं है, पर इंसान उसको मानने में आपको बड़ी समस्या है। आप उसको ना दुनिया देखने दे रहे, ना अनुभव लेने दे रहे, ना कमाने दे रहे, ना जीने दे रहे। उसके बाद आप कहते हो कि अब तू गूंगी गुड़िया बन जा और अब मैं तुझे संसद में आरक्षण के थ्रू बैठा दूंगा। तो ये क्या है? मुझे लगता है कि असली बात जो है परिवार में और घरों में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। असली बात वो है कि परिवारों और घरों और समाज की बात करो, और वहां पर तो यही पूरी व्यवस्था और यही समाज एकदम लगा हुआ है महिलाओं को दबाकर रखने में। और महिलाएं भी। हाँ, तो कह रहे हैं और खुद महिलाएं भी महिलाओं को ही दबाकर रखने में लगी हुई हैं। तो पब्लिकली अगर आप एक कठपुतली को कहीं खड़ा कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो जो उसका प्राइवेट स्फीयर है, वो जो उसका घर है, वो जो उसका चूल्हा चौका है, और वो जो उसका शयन कक्ष है, बेडरूम है, वहां तो आप उसको हक देने को तैयार नहीं हो, ठीक है ना। आप ये तक मानने को तैयार नहीं हो कि पति बलात्कारी हो सकता है। आप मैरिटल रेप को अपराध भी मानने को तैयार नहीं हो। वो भी एक लेजिस्लेशन की ही बात है, वो लेजिस्लेशन आप लाने को तैयार नहीं हो। प्राइवेट स्फीयर में जब तक महिला दबी हुई है और वो अपने दमन को स्वीकार कर रही है और वो घुटनों पर गिरी हुई है, तब तक आपको कोई समस्या नहीं है। पब्लिकली उसको किसी मंच पर मूर्ति की तरह खड़ा कर दो और बोल दो वंदन कर दिया हमने उसका। असली जो लिबरेशन होता है ना, वो घर से शुरू होता है। जो उसका व्यक्तिगत क्षेत्र है वहां से शुरू होता है, और अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में अगर वो स्वतंत्र है तो फिर संसद है या कॉरपोरेट बोर्ड रूम है, वहां तक वो स्वयं पहुंच लेगी।
पहला काम तो होना चाहिए कि उसको जन्म लेने दो, दूसरा काम होना चाहिए उसको शिक्षित होने दो, तीसरा काम होना चाहिए कि समाज में किसी भी तरह की गुंडागर्दी मत चलने दो, क्योंकि महिलाओं को दबाकर रखने का बहुत बड़ा कारण यही रहता है कि बाहर गुंडागर्दी बहुत है, तो बाहर निकलेगी तो तुझे हानि हो जाएगी। हम इसीलिए तुझे बचा कर रखने की खातिर, तुझे सुरक्षा देने की खातिर तुझे कमरे में बंद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है महिलाएं संसद में हो, अच्छी बात है, मैं नहीं विरोध कर रहा, पर मैं तो बस जानना चाह रहा हूं वो कौन सी महिलाएं होंगी जो बैठ जाएंगी, और क्या वो महिलाएं वास्तव में हमारी प्रतिनिधि होने वाली हैं, क्या वो सामान्य जनता की प्रतिनिधि होने वाली हैं, या वो बस पुरुषों द्वारा चुनी गई और नियुक्त आवाजें होंगी, जिनके पास अपना कोई दम नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं होगी, वो उनको तो बस कह दिया कि बेटी चलो तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें हम जिता देंगे। ये लोग ये कह सकते हैं कि चलो अभी जो है उससे तो कुछ बेहतर ही होगा। मुझे नहीं मालूम बेहतर होगा कि नहीं, क्योंकि जो ये मनुष्य नाम का जीव होता है इसमें सेल्फ डिसेप्शन की, आत्म प्रवंचना की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। हम अपने आप को बता देंगे कि हम तो महान हैं, क्योंकि हमारी संसद में 33% महिलाएं हैं। वहां संसद में महिलाएं बैठी होंगी और जमीन पर हिंसक, क्रूर, रक्तरंजित भ्रूण हत्या का कुकृत्य चलता रहेगा, लाखों करोड़ों की तादाद में होता रहेगा, दहेज हत्याएं होती रहेंगी और जितने तरीके के। आप आज भी आंकड़े उठाकर देख लो, कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि स्कूल ड्रॉप आउट्स में ज्यादा कौन है। आपको दिखाई देगा ये लड़कियां ही हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रही हैं, और उसके कारणों की आप जब तहकीकात करोगे तो आपको झटका लग जाएगा कि ये चल क्या रहा है भारत में आज भी। दूसरे छोर पर वो हार्डकोर फेमिनिस्ट्स बैठ गई हैं, खासकर ये जो फोर्थ वेव वाली हैं, जिनको लग रहा है कि आजादी का मतलब होता है माय वे माय चॉइस, स्पेशली डिजिटल एक्सप्रेशन ऑफ माय चॉइस। ये फोर्थ वेव फेमिनिज्म है। उनको भी नहीं पता कि उनकी जो चॉइस है वो आ कहां से रही है, वो भी पुरानी व्यवस्थाओं से आ रही है। उन्होंने भी जो मेल गेज है उसको इंटरनलाइज कर लिया है, और ये बात उनको पता भी नहीं है। जो बातें परंपरा से चली आ रही थी उन्हीं का एक वर्जन ये जो मॉडर्न फेमिनिस्ट्स हैं इन्होंने अपने भीतर डाल लिया, और इसको बोलती हैं माय विल माय वॉइस माय चॉइस। ये ना तुम्हारी विल है, ना तुम्हारी वॉइस है, ना तुम्हारी चॉइस है, तुम कुछ नहीं कर रही हो। तुम अभी भी जो नारी है उसको उसकी देह की तरह ही देख रही हो। पुरुष भी नारी को देह की तरह ही देखता है, और नारी भी नारी को देह की तरह देख रही है, स्वयं को भी देह की तरह ही देख रही है। और ये बात जो उसके प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं इसमें बहुत अच्छे से जानती है, वो किस तरह से अपने आप को दर्पण में निहार रही है। वो एक कमरे में बैठी हुई है, कोई और महिला घुसती है, वो सबसे पहले उसको किस तरह से देखती है। तो वो जो पितृसत्तात्मक सत्ता है उसने तो जो महिलाओं के साथ करा हम जानते ही हैं, और जो ये फेमिनिस्ट्स हैं ये भी ले दे करके वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, तुम फेमिनिस्ट हो सकते हो और साथ में मिसोजिनिस्ट भी हो सकते हो। ये बड़ी विकट स्थिति है। इसका जो समाधान है, समाधान तो वास्तविक अध्यात्म ही है। जब तक जेंडर इररिलेवेंट नहीं हो जाता, जब तक नर होना या नारी होना एक छोटी बात नहीं हो जाती, जब तक हम किसी भी होमोसेपियंस को सीधे सीधे इंसान की तरह देखने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक बात नहीं बनेगी। इक्वालिटी वगैरह की बातें भी बहुत उथली हैं। इक्वालिटी यद्यपि होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी मात्र से कुछ नहीं हो जाता। इक्वालिटी बहुत बाहरी बात होती है। जेंडर इररिलेवेंस चाहिए। जेंडर इक्वालिटी एक आरंभिक बात हो सकती है, पर उसके बहुत आगे जाकर के जेंडर इररिलेवेंस चाहिए। जहां आप महिला को भी देखो तो आपको महिला बाद में दिखाई दे, मनुष्य पहले दिखाई दे। तो आपने अध्यात्म की बात की, मुझे धर्मगुरुओं वाली बात याद आ रही जिससे शुरू किया। तो इनका क्या रोल? इनका कोई रोल नहीं, इनको अध्यात्म से कोई लेना देना भी नहीं है। तो अध्यात्म के पक्षधर तो वो अध्यात्म के नहीं है। जिनको आप धर्मगुरु बोलते हो, असल में धर्म का नाम इतना खराब कर दिया इन लोगों ने। जिसको आप धर्म बोलते हो बस पुराने रीति रिवाजों का, रूढ़ियों का और
कुप्रथाओं का, प्रथा भी नहीं बोल रहा, कुप्रथाओं का एक पुलिंदा मात्रा है। वास्तविक धर्म तो अध्यात्म से अभिन्न होता है, और अध्यात्म का तो मतलब ही होता है, उस शब्द में ही लिखा हुआ है अध्यात्म, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को देह से आगे जा करके जानना। तुम अपना लिंग मात्र थोड़े ही हो। तो जिसको आप धर्मगुरु वगैरह बोलते हैं वो कहीं से भी आध्यात्मिक नहीं होते हैं, वो तो परंपरावादी होते हैं। कहते हैं पुराने ऐसे चल रहा था, हम पुराने समय के ही कपड़े पहनेंगे, पुराने जैसी ही बातें करेंगे, पुरानी ही भाषा में बोलेंगे, पुरानी शब्दावली रखेंगे, पुराने ही चिन्ह और प्रतीक धारण करेंगे, और 1000 साल पहले जैसा भारत था पुराना, उसी पुराने भारत को वापस लाने की यथासंभव कोशिश करेंगे। ये नहीं देखते हैं कि वही जो पुराना भारत जैसा था उसी के कारण इतनी गुलामी झेलनी पड़ी, इतनी यातना सहनी पड़ी, इतनी बर्बादी और इतनी गरीबी आई। इन्हें नहीं समझ में आता है कि वो जो तुमने पुराना काम चला रखा था, उसी पुराने काम की वजह से भारत बर्बाद हुआ। ये उसी पुराने भारत को वापस लाना चाहते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पुरातन पंथी हैं बस। इन्हें पुराना समय वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पुराने समय में समाज के कुछ वर्गों को बड़ी मलाई मिली हुई थी खाने के लिए, और समाज के वही वर्ग हैं फिर जो इन गुरुओं को हर तरीके से समर्थन देते हैं, इनकी फंडिंग भी देते हैं और इनके पक्ष में प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। पुराने समय को वापस लाने के पीछे कोई एंशिएंट रोमांस नहीं है कि पुराना समय था बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं है। बस पुराने समय में जिनका मलाई मक्खन था वो चाहेंगे ही कि वो पुराना समय फिर से वापस आ जाए, इतनी सी बात है। महिलाओं को तो खासकर मेरे ख्याल से दूर ही रहना चाहिए। महिलाओं को अध्यात्म के पास से पास आना चाहिए, और ये जो पारंपरिक किस्म का लोक धर्म है इससे जितना दूर हो सके दूर होकर चलना चाहिए। आप उपनिषदों के पास आइए, आप भगवत गीता के पास आइए, आप षड दर्शन के पास आइए। भारत की मनीषा ने, भारत की चेतना ने न जाने कितने अद्भुत ग्रंथ पैदा कर रहे हैं। वही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक अध्यात्म है, आप उनके पास जाइए। ये सब जो इधर उधर अंधविश्वास की बातें करेंगे, भूत प्रेत टोना टोटका की बातें करेंगे, और आपको चरित्र और आचरण के ढकोसलों में बांधेंगे, ये थोड़े ही गुरु होते हैं। ये तो पिछड़ेपन के प्रतिनिधि हैं बस। इनके पास ना महिलाओं को कुछ मिलना है ना पुरुषों को कुछ मिलना है, और ये बस राष्ट्र को भी डुबो कर ही मानेंगे। ये भी जो हमारी परंपरा में भी जो कुछ सही उदाहरण रहे हैं महिलाओं को लेके, संत लल्लेश्वरी हो, वो हमारी परंपरा में कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। हमारी परंपरा ने, हमारे अतीत ने बहुत ऊंचाइयां भी छुई हैं, लेकिन जो ये वर्तमान धर्मगुरु हैं इन्हें उन ऊंचाइयों से प्यार ही नहीं है। देखो, भारत का बहुत विशाल अतीत रहा है और विस्तृत भूगोल रहा है, तो इसमें बहुत ऊंची बातें भी हैं और बहुत नीची बातें भी हैं। जो सब नीचे नीचे की बातें हैं उनको तो ये उठा उठा के पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं यही हमारी संस्कृति है। और जो उच्चतम बातें भारत ने जानी, भारत ने कही, जिसके नाते वो वास्तव में विश्व गुरु कहलाने का अधिकारी हुआ, उन उच्चतम बातों की ये चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि वो उच्चतम बातें इन्होंने ना कभी खुद पढ़ी है ना इन्हें कभी समझ में आई है। तो ये बस इधर उधर की छिटपुट बातें ले आएंगे, बिल्कुल स्तरहीन, और उन्हीं बातों को ये धर्म बता करके प्रचलित करते रहते हैं। महिलाओं को इनसे सावधान रहना चाहिए, पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए। आप लगातार महिलाओं को लेकर जो वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक बातें हैं, लगातार उठाते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी कल एक शायद कमेंट भी आया था कि आप आचार्य जी, आप महिलाओं को लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने पढ़ा था। नहीं, महिलाओं को ही तो लेकर के सारा प्रपंच फैला हुआ है। ज्यादातर जो ये काम होते हैं, जिसको आप व्यवस्था बोलते हो, वो इसीलिए तो होते हैं कि मनुष्यों की आधी आबादी पर कब्जा रखा जा सके। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य तो होता नहीं है ना। मनुष्यों की आधी आबादी महिलाओं की है, तो बाकी आधी आबादी उनको अपने स्वामित्व में रखने के लिए न जाने क्या क्या करती है। तब तो आप नहीं बोलते कि तुम्हारे दिमाग में हर समय महिला ही क्यों चल रही होती है। आप अगर देखेंगे ना गौर से, तो सत्ता हो, लोकधर्म हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, इनके सबके केंद्र में एक आपको बड़ा उद्देश्य ये नजर आएगा कि किसी तरह स्त्री को दबा कर रखो ताकि उसके उपभोग किया जा सके, उसके शरीर को, उसके गर्भ को काबू में रखा जा सके।
मालकियत उस पर स्थापित रहे। तो महिला तो लगातार नाचती ही रही है पुरुष के दिमाग में। इन पुरुषों को यह आपत्ति कैसे हो जाती है कि मैं महिलाओं के बारे में बोल रहा हूं? महिलाएं तो तुम्हारे दिमाग में नाच रही हैं, मैं तो बस बोल दे रहा हूं कभी कभार, तुम्हारे दिमाग में तो लगातार नाचती ही रही हैं। देखते हो ना हालत क्या हो जाती है, पुरुषों से भरा एक कमरा हो, उसमें एक महिला घुसाए, पुरुषों की हालत देखो। सब काम दाम भूल जाएंगे, बातचीत ही पूरी बदल जाएगी। तो हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये जो दो लिंग है इनका आपसी रिश्ता क्या है, हम नहीं समझ रहे, और इसीलिए ये रिश्ता बहुत खराब हो चुका है। इंसान इंसान को देख ही नहीं रहा, स्त्री पुरुष में, बाप बेटी में, पति पत्नी में, पड़ोसी पड़ोसी में मित्रवत व्यवहार हो ही नहीं पा रहा है। हमेशा कोई ऊपर है कोई नीचे है, हमेशा दोनों के काम उनकी आइडेंटिटी से जोड़ दिए गए हैं। तुम ये हो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम ये हो तुम्हें ये करना पड़ेगा, बदले में तुम्हें ये मिलेगा, बदले में तुम्हें ये मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं होता है रिश्ते रखने का। रिश्ते प्रेम पर आधारित होने चाहिए, समझ पर आधारित होने चाहिए। पुरुष और स्त्री हैं, दोनों मनुष्य हैं, दोनों को साथ तो रहना ही पड़ेगा। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि इनको संगति में तो रहना ही पड़ेगा एक दूसरे की। जब एक दूसरे की संगति में रहना है तो एक दूसरे को समझ कर रहो, एक दूसरे को जानो, फिर उसको मित्रता बोलो, प्रेम बोलो, जो बोलो सब शुभ होगा। आजकल खासकर महिलाओं के प्रति वायलेंट क्राइम्स अब पता नहीं बढ़े हैं, न्यूज़ में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आए दिन कोई सेक्सुअल वायलेंस हो या कुछ ऑनर किलिंग हो, इस तरह की चीज़ें भी आजकल जो आ रही हैं, उनका भी कोर यही कारण है कि और रिश्ते क्या ही है, ठीक और क्या है, ऑनर किलिंग कर देंगे। वो अगर अपने हिसाब से अपने लिए किसी लड़के का चयन कर ले तो उसको जान से मार दो, ठीक है, जीने मत दो। और वही व्यवस्था, वही हमारा समाज फिर कहता है कि हम उसको संसद में बैठा देंगे। तो फिर संदेह होना चाहिए कि नहीं, बोलो, संदेह तो होगा ना। वो जरा सा अपने हिसाब से जीने लगे तो तुम उसे घर से भी बाहर निकाल देते हो, और दूसरी ओर तुम कह रहे हो नहीं नहीं संसद में आपका स्वागत है। तुम उसे घर तक में तो रहने नहीं देते, अगर वो आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, व्यक्ति बन जाए, तो तुम उसे घर में भी नहीं रहने देते। और संसद में तुम उसके लिए आरक्षण दे रहे हो, संसद में उसको कुर्सी दे रहे हो, घर में तुम उसको कोना भी नहीं दे सकते। लड़की अगर स्वतंत्र हो जाए तो घर में उसको कोना भी नहीं दोगे, और संसद में तुम किसी लड़की को कुर्सी दे रहे हो। निश्चित रूप से जिस लड़की को तुम संसद में पहुंचाना चाहते हो वो लड़की वही होगी ज्यादातर जो तुम्हारे आधिपत्य में है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम उसी लड़की को संसद में आके बैठा दोगे, वो कठपुतली समान होगी। और वर्तमान महिला एमपीज को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई खफा ना हो जाए। देश के भविष्य को लेकर के आशंकित हूं, तो इस नाते जो बात है वो सामने रख रहा हूं। स्वतंत्र महिलाएं भी संसद पहुंचती रही हैं, बुलंद आवाजें महिलाओं की भी संसद में कुछ गूंजी हैं, उनका सम्मान है। पर दुख ये है कि वैसी आवाजें बहुत कम रही हैं। वैसी आवाजें हमें और चाहिए, और वैसी आवाजें आरक्षण से ही नहीं आने वाली। वो आवाजें तब आएंगी जब पहले इस देश की मिट्टी मजबूत लड़कियों को पैदा करे। और वो मिट्टी नहीं पैदा करेगी जिस तरीके का माहौल चल रहा है और ज्यादा बनाया जा रहा है। अभी तो विधेयक यदि पास हो तो फिर नहीं, पास तो हो ही जाएगा, उसका कौन विरोध करेगा, वो तो अच्छी बात है। मैं भी उसका विरोध नहीं कर रहा, वो अच्छी बात है। लेकिन जब वो पास हो जाएगा और 33% आरक्षण हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे करके देखूंगा और मैं कहूंगा कि ये 33% कौन है जो वहां पहुंचा दी गई। क्योंकि वहां अच्छी महिलाएं पहुंचे इसके लिए पहले जमीन से अच्छी महिलाएं उठनी चाहिए। जमीन माने हमारे घरों से। हमारे घरों में तो तुम उनकी चेतना और उनकी आजादी का गला घोंट देते हो, तो संसद में आजाद महिला कहां से पहुंच जाएगी? और घरों में गला घोटने वाली जो ताकत है और संसद में बैठाने का समर्थन करने वाली जो ताकत है वो एक ही है। ये बात बड़ी रोचक हो गई। तो ये बात अब
इसके बाद कुछ समय तक ये बात बंद, इसी का जश्न मनाएंगे कि हाँ हाँ, जश्न मनाएंगे, अपनी ऐसे पीठ थपथपाएंगे कि देखो भारत महान है, यहाँ तो हम महिला को देवी की तरह रखते हैं और हम संसद में उनको 33% का आरक्षण भी देते हैं। कुछ भी नहीं है, रहना हमको वैसे ही है जैसे हम रहे आए हैं, लेकिन हमें एक मॉडर्न फेस भी दिखाना है, मॉडर्न एजुकेटेड लिबरल फेस दिखाना है, ताकि हम दुनिया के सामने बोल सकें और पॉइंट्स बटोर सकें और वोट भी बटोर सकें कि देखो मैं तो महिलाओं का मित्र हूं, नहीं नहीं हमारा जो समाज है वो ऊपर उठ रहा है, हम बड़े फीमेल फ्रेंडली लोग हैं। हमें ऐसा दिखाना भी है और ऐसा दिखाते हुए अच्छा लगता है कि नहीं नहीं हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हम अशिक्षित नहीं हैं, हमारा कोई रिग्रेसिव समाज नहीं है, हम मॉडर्न लोग हैं और हम महिलाओं को बराबरी देना जानते हैं। हमें ऐसा दिखाना भी है और घर में महिला का दमन भी करना है, रिश्तों में महिला का दमन भी करना है, साइकोलॉजिकली हमें उसके ऊपर चढ़कर भी बैठना है। तो कुल मिला के यही दोनों काम है जो साथ साथ हो रहे हैं। बाहर बाहर ऐसे दिखाओ जैसे कि हमने उसको बड़ा सम्मान दे रखा है, उसको ऐसे उठा दो, एलिवेट कर दो, और घर के भीतर उसको दबा कर रखो। ये तक हो सकता है कि वो घर वहां मंच पे उसको तुमने चढ़ा दिया है नेता बना के, वो वहां से वो भाषण दे रही है, वो मंच पर खड़ी हुई है, तुमने उसको नेता बना के चढ़ा दिया है क्योंकि उसके पिता और भाई और पति तीनों पॉलिटिक्स में थे, तो तीनों ने अब उसको भी पॉलिटिक्स में डाल दिया, फिर रिजर्वेशन आ गया है, इतनी सीटें अब महिलाओं के लिए हो गई, तो अब इसको घर की बहू को या बेटी को इसको भी जल्दी से खड़ा करो पॉलिटिक्स में। तो तुमने उसको वहां पॉलिटिक्स में खड़ा कर दिया और वो वहां पर खड़ी हुई है और वो मंच से भाषण दे रही है, और तभी कोई नालायक कैमरामैन कैमरा उसके पीछे ले जाता है और दिखाई देता है कि यहां उसकी पीठ पर मार खाने के निशान है। लोग अगवाड़ा देख रहे हैं बस उसका, वो मंच से खड़ी होकर के भाषण दे रहा है और ऐसा लग रहा है कितनी कुशल नेत्री है, कितना अद्भुत भाषण दे रही है, क्या इसकी ऊंची आवाज है, क्या स्वतंत्र इसकी चेतना है, क्या भाषण दे रही है। और कैमरा यहाँ पीछे की तरफ जाए तो हो सकता है कि दिखाई दे कि यहाँ पर पिटाई के निशान है, आज ही पति ने उसको मारा है। जरूरी नहीं है कि शरीर पर ही निशान हो, ज्यादा गहरे जख्म यहाँ होते हैं भीतर, और वो जख्म भारत ही नहीं दुनिया की 99% महिलाओं की छातियों पर हैं। बहुत पुराना शोषणकारी इतिहास है, लेकिन उसका इलाज फेमिनिज्म नहीं है, ये भी बताई देता हूं। उसका इलाज तो अध्यात्म ही है, स्वयं को जानना ही। महिला जब तक अपने आप को, अपने कपड़ों, अपने मेकअप, अपनी आइडेंटिटीज, अपने शरीर से गहरे जाकर नहीं जानेगी, कोहम, हु एम आई, ये प्रश्न जब तक उसके लिए प्रासंगिक नहीं होगा, तब तक वो किसी ना किसी तरीके की गुलामी करेगी।